हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पार्ट 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यह विज्ञान का पार्ट 2 है कक्षा 9 का। तो अब आप इस पाठ में क्या पढ़ेंगे बच्चों। हम इस पाठ में यह पढ़ेंगे कि आपके आसपास जो भी पदार्थ होते हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, और आप उनको कैसे शुद्धता उनकी कैसे पहचान कर सकते हो, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके आसपास क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो। जैसे सबसे एक चीज़ है पानी। हर व्यक्ति जो है वो पानी पीता है, तो आपने ये देखना है कि वह जल कैसे शुद्ध है अशुद्ध है। तो शुद्ध जल पीते हो तो आप स्वस्थ रहते हो। आप जब गंदा पानी पी लेते हो तो क्या होता है, उससे आपको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे टाइफाइड है, हैज़ा है। यह सब किससे होता है, गंदा पानी पीने से होता है। और इसके अलावा आप रोज़ खाने में एक चीज़ इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से खाने का स्वाद बढ़ता है, वो चीज़ है नमक। तो आप क्या साफ़ और शुद्ध नमक पी रहे हो और खा रहे हो। नमक जो है वो सब्जी में डालकर ही खाया जाता है। दाल है, सब्जी है, और जो भी खाना हम बनाते हैं वो बिना नमक के खाना नहीं बनता है। तो इसीलिए नमक की शुद्धता की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। शुद्ध घी, अब घी भी है, आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वह घी आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। कई बार आप देखते हैं ना कि घी जो होता है उसका रंग कितना अजीब होता है। तो घी में चिकनाई जो होती है वो किस तरह से की है, अच्छी है, गंदी है, तो उसकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। फिर आप दूध पीते हो, बच्चे दूध पीते हैं, बड़े चाय में दूध डालकर पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। दूध को भी हम कितनी तरह से इस्तेमाल करते हैं। दूध से दही बनता है, मक्खन बनता है। तो इस तरह से जो है यह सब चीज़ें जो हमारी रसोई घर में रोज़ जो है इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे, इनके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि यह शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो आओ अब हम पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कक्षा 9 शुरू करते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस, जल शुद्ध है या नहीं। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं हैं। अब देखो कि आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो डिब्बा बंद, तो आप सबसे पहले उसके ऊपर क्या देखते हो कि वो कौन से महीने में कौन सी तारीख को बनी थी और उसको आप कब तक इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों, जब भी आप भी या आपके बड़े भी जब बाज़ार में सामान खरीदते जाते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके ऊपर लिखा हुआ ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि ये चीज़ किस दिन बनी थी और इसका इस्तेमाल कब तक किया जाना चाहिए। हर एक चीज़ के ऊपर लिखा होता है। कैसे लिखा होता है, MFG और यूज़ बाय दिस डेट। MFG मतलब मैन्युफैक्चर हुई थी, वो बनी थी इस तारीख को, और आप इसको, कई चीज़ें होती हैं सिर्फ 6 महीने के लिए ही आप यूज़ कर सकते हो। कुछ चीज़ों को आप साल के लिए, कुछ को 2 साल के लिए, कुछ को 3 साल के लिए। तो जिस दिन वो चीज़ ख़त्म होनी होती है उसकी जो भी उपयोगिता है इतनी तारीख तक सही होगी, तो वो उस पर लिखी होती है। और नीचे आप कभी भी, कोई भी, आज भी अगर आप बाज़ार से कोई सामान लेते हो या आपके घर में कोई डब्बा बंद चीज़ पड़ी है, तो आप उस पर ज़रूर देखना, उस पर लिखा होगा MFG और यूज़ बाय दिस डेट। तो ठीक है बच्चों, ये बात हुई। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि किसी भी चीज़ में मिलावट ना हो, जो है
आप अब सोचेंगे कि नमक क्या है। नमक जो बना है वो उसमें हो सकता है कि मिलावट ना हो। कोई भी चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ों की सहायता के बिना नहीं बनती हैं। जैसे हर एक चीज़ को बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें एसिड डालना, कुछ पदार्थ डालना आवश्यक होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें हैं दूसरी चीज़ों के प्रयोग से ही बनती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बोलते हैं कि सभी जो वस्तुएं हैं वो जो भिन्न भिन्न चीज़ों से मिलकर बनी हैं वो शुद्ध नहीं है। जैसे अब उन्होंने एक उदाहरण ले लिया। उदाहरण क्या है? दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। आपको पता है ना दूध में कितना प्रोटीन होता है, जल, वसा, ये सब क्या हैं? घी, शुद्ध घी, ये सब किसके मिश्रण होते हैं? प्रोटीन के। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण सामान्य रासायनिक प्रकृति के हैं। अब देखो कि कोई भी जब साइंटिस्ट बोलेगा कि यह जो पदार्थ शुद्ध है तो उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि उसमें जो भी कण हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या हैं? रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो किस चीज़ से बनकर मिलकर बना होता है? एक ही प्रकार के कण। उसमें अलग अलग चीज़ों को नहीं डाला जाता। जैसे आपने देखा कि आप आज के समय में बहुत सी पैकिंग में चीज़ें आ रही हैं। ये तो अभी हमने 3 चीज़ें ली हैं जो रोज़ हम अपने घर की रसोई में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों आज आप बाज़ार में जाते हो तो वहाँ पर क्या देखते हो? कितनी तरह के जूस आ गए हैं, कितनी तरह के जो हैं पीने की पानी की बोतलें हैं, कितनी तरह का घी है, कितनी तरह के जो हैं नमक आ गए हैं। पहले समय में क्या होता था? एक टाटा नमक आता था और रथ का एक घी आता था। और पहले समय में इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी तो एक ही तरह की अच्छी चीज़ें बनाती थी। आज के समय में तरह तरह के, आपको अगर एक घी लेने जाना है तो आपको सोचना पड़ता है। वो वहाँ पर एक लिस्ट लगा देते हैं दुकानदार कि ये घी इतने का, इतने का, इतने का। तो आज के समय में घी भी आपके सामने दुकानदार 20 तरह के देसी घी दिखा देगा, 20 तरह का डालडा दिखा देगा, तेल दिखा देगा। ऐसे कितनी चीज़ें आ गई हैं। तो क्या है कि ये सभी शुद्ध हैं क्या या नहीं हैं? जो एक ही चीज़ से मिलकर बनी होंगी चीज़ें वो क्या होंगी? शुद्ध होंगी। अब आप देखो आगे, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। तो अब देखो, अब जब आप अपने चारों तरफ देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जितने भी पदार्थ हैं वो 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब नमक हमें कहाँ से मिलता है? कहते हैं ना नमक समुद्र के पानी से। पानी में कितना नमक होता है तो वो नमक हम ऐसे भाई पानी छान लो और आप खा लो, वो आप पानी को छानोगे तो भी आपको नमक नहीं मिलेगा। तो वहाँ से नमक कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होता है? वो बनाया जाता है। तो उदाहरण के लिए जो है समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि क्या हैं? सभी के मिश्रण हैं, मतलब मिश्रित हैं। अब आपको हम बताएंगे कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों का यौगिक है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना। हम जानते हैं कि जल घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। तो बच्चों
आपने देखा कि मिश्रण एक तो दो पदार्थों का मिलकर बना हुआ है, और फिर आप जानते हो कि जो जल है हमारा उसमें क्या है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को आप क्या करते हो, वाष्पीकृत करते हो। और एक विधि है हमारी आसवन विधि, उसके द्वारा क्या है, हम जल में से नमक को अलग करते हैं। और फिर जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, अपने आप में ही एक शुद्ध पदार्थ है, और इस शुद्ध पदार्थ को हम भौतिक विधि के द्वारा ही रासायनिक अवयवों से जो है पृथक नहीं कर सकते। इस प्रकार ही जो चीनी है हमारी, वो भी एक पदार्थ है, क्योंकि यह जो भी है ये अपना एक शुद्ध अवयव रखते हैं और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में जो क्या है, एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से आप प्राप्त कर सकते हो और इसके अभिलाक्षणिक गुण जो हैं वो एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो बच्चों क्या है, पेय पदार्थ और मिट्टी में क्या है, एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो है वो किसी भी स्रोत से आप पदार्थ प्राप्त कर सकते हो और इनके जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं वो एक समान होंगे। इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक जो हैं वो शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब आप देखेंगे मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के क्या प्रकार हैं, अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। तो अब अवयवों की प्रकृति के अनुसार क्या है, विभिन्न प्रकार के मिश्रण बनते हैं। इस तरह से क्या हो गया कि मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। कोई भी जो भी अवयव है वो क्या है, प्रकृति के अनुसार वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों को लेकर एक नई चीज़ का निर्माण करता है। तो इसीलिए वो कई प्रकार के हो गए। अब यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप दिया गया 2.1, आप इसको पढ़ो। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटो। कक्षा को तो नहीं आप बांट सकते, कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनको अ, ब, स और द समूहों में बांट दिया। और फिर क्या करना है, आपने एक बीकर लेना है जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो। समूह अ को देना है। फिर आपने समूह अ को क्या देना है, आपने यहाँ पे 4 समूह बनाए ना बच्चों के, अ, ब, स और द। पहले समूह को आपने एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण वो उनको देना है। फिर समूह बी को आपने क्या देना है, सेम बीकर में 50 ml जल तथा 2 चम्मच उनको क्या देना है, कॉपर सल्फेट का चूर्ण। फिर उसके बाद आपने स और द को कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमैंगनेट या साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह किसको देना है, स और दो को। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा देनी है। दोनों को क्या करना है, आपने अलग अलग मात्रा में ये चीज़ें देनी है। अब पृथक पृथक समूहों के उन अवयवों को मिलाकर जो है वो मिश्रण तैयार करना है। जब हमने सब बच्चों को अलग अलग चीज़ें दे दी और उनको क्या करा, अवयवों को मिलाकर जो है क्या करना था, एक मिश्रण को तैयार करना था। उनके रंग और बनावट के आधार पर अब एक क्या करना है, आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। उसके बारे में लिखना है कि जब हमने आपको यह सब सामग्री दी तो फिर उनका रंग किस तरह बदला, उनकी बनावट का आधार, वो सब आपको फिर लिखना है। तो समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या है, समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, सामागी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। समझ में आया आपको कि जब हमने समूह अ और ब को मिश्रण दिया था तो क्या हुआ था, सिर्फ उसकी मात्रा ही हमने अलग करी थी ना, 1 चम्मच और 2 चम्मच। तो
उसमें क्या हुआ, उनकी जो बनावट थी वो समान थी और इस तरह के मिश्रण को हमने क्या बोला, समागी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समागी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया है, उनके अंश जो हैं वो भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब आपने यह पूरी वो है उनके बारे में लिखा आपने और पढ़ा कि देखा कि अब आप जैसे पानी में नमक घोलते हो और पानी में चीनी घोलते हो तो आपको क्या अंतर नज़र आता है। ये आप देखोगे कि दोनों ही सेम रहते हैं पर उनका सिर्फ स्वाद ही चेंज होता है। लेकिन जब आप देखोगे कि उन दोनों को हमने अलग अलग चीज़ें दी तो क्या हुआ, उन दोनों के घोलों की रंगों की तीव्रता क्या आ गई, पृथक पृथक हो गई और उनका समागी मिश्रण जो था वो अलग अलग संगठन रखा हुआ था। तो इसीलिए समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया था उसका अंश जो था वो क्या था, भौतिक दृष्टि से ही अलग था। तो ऐसे मिश्रण को उन्होंने क्या नाम दिया है, विषमांगी मिश्रण। समझ में आया आपको। आगे देखो, एक और क्रियाकलाप है 2.2। आइए पुनः कक्षा को 4 समूहों अ, ब, स और द में बांटें। अब फिर बच्चों को 4 समूहों में बांट दिया। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए इस नमूने में से एक दें। समूह अ को क्या दिया उन्होंने, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल और ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट। अब फिर देखो, अ और ब को सेम चीज़ दिया लेकिन उसकी मात्रा भिन्न कर दी है। अब फिर आप देखो, समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें और समूह द को दूध या शाही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई दे रहे हैं। अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डाल दें। बीकर पर डाल दें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है। अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं, समूह स एक निलंबन पाता है और समूह द एक क्लोराइड विलयन पाता है। अब देखो, हमने पहले में भी अ और ब को सेम चीज़ दी थी लेकिन क्वांटिटी अलग अलग कर दी थी, मात्रा अलग अलग कर दी थी। लेकिन फिर हमने द और स को अलग अलग चीज़ें दी। तो स ने क्या है, स समूह क्या है, एक निलंबन पा रहा है और समूह द क्या है, एक क्लोराइड विलयन पाता है। अब आप ये देखो, एक चित्र दिया गया है 2.2 निस्यंदन छानने की प्रक्रिया। इसमें क्या है, एक बीकर है, बीकर में छना हुआ जल है और परख नली उसमें रखी हुई है। अब आप इस साइड में एक और चित्र है, अब ए बी सी। ए क्या है, छानक पात्र है, बी क्या है, मुड़ा हुआ छानक पात्र है और सी क्या है, हमारा छानक पत्र का शंकु। शंकु हमेशा इस तरह से बनता है। अब आप देख रहे हैं इस बीकर में हमने क्या डाला, पहले छना हुआ द्रव, फिर उसमें हमने
पृथक नली, परक नली देख रहे हैं आप। परक नली में छना हुआ द्रव है और फिर उसमें हमने कीप लगाई है और कांच की छड़ को उसमें डाला है। छानक पत्र के साथ संलग्न कीप में निथारा हुआ द्रव और फिर वो कैसे कीप की सहायता से परक नली में जा रहा है। अब हम विलयनों, निलंबनों और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इनके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि विलयन क्या हैं और निलंबनों और क्लोराइड विलयनों के बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर 2 प्रश्न आए हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पहला प्रश्न हमारा क्या है? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? अब आप इसका उत्तर लिखें। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो अब आपको इसका उत्तर समझ में आ गया कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है इसमें हमारा, समागी और विषमागी मिश्रणों में अंतर बताएं। तो आप इसका उत्तर लिखें। समागी मिश्रण, जिस मिश्रण की बनावट समान होती है उसे समागी मिश्रण कहा जाता है। जैसे जल में नमक, जल में चीनी। तो ये किसके उदाहरण हो गए? समागी मिश्रण के। अब आप लिखेंगे विषमागी मिश्रण, जिस मिश्रण में अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हो उसे विषमागी मिश्रण कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और रेत, ये किसके उदाहरण हैं? विषमागी मिश्रण के। तो अब आपको समझ में आया समागी और विषमागी मिश्रण में क्या अंतर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समागी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। पराय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। अब बच्चों, जब आप नींबू का पानी बनाते हो तो क्या होता है? आप पानी में चीनी घोलते हो, नींबू निचोड़ देते हो और हल्का सा नमक या मसाला आपकी इच्छा तो आप डाल लेते हो। तो जब आपने पानी में चीनी घोली, नमक डाला और नींबू निचोड़ा, उसका रंग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह सब चीज़ें उसमें मिलकर क्या है? एक पेय पदार्थ का निर्माण करती हैं। इसी तरह जैसे सोडा होता है, आप जब बाज़ार में जाते हो वहाँ सोडे की बोतल देखते हो तो आप देखें वो कांच की बोतलें होती हैं, उसमें बंटा होता है, वो आपको उसका जो है रंग बिल्कुल जल की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन वो क्या है? एक मिश्रित जल होता है, उसमें गैस भरी हुई होती है। तो ये जो है, जब चीज़ें दूसरी चीज़ों में मिल जाती हैं तो वो और एक पेय पदार्थ या कोई भी पदार्थ का निर्माण करती हैं तो वो क्या हो जाता है? विलयन कहलाता है। जैसे अब आप आगे देखिए, विलयनों के कणों में समंगितता होती है। उदाहरण के लिए नींबू के जल का स्वाद में सदैव जो है वो समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब देखो, सभी के कण क्या है? समांगिता होती है। जैसे अब हमने नींबू का पानी बनाया तो उसमें चीनी डाली, नमक डाला, नींबू डाला, तो जो भी बनाएगा वो इसी तरीके से बनाएगा तो उसका स्वाद तो एक ही रहेगा ना, लेकिन ना उसका रंग बदलेगा और ना उसका स्वाद बदलेगा। अब आप आगे पढ़ो। आगे है
इसे भी आप जानें। मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये धातुओं के समागी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% मिश्रण है। तो बच्चों, जितनी भी ये धातुएं हैं, हमारी मिश्र धातुएं, ये क्या हैं? ये एक समागी मिश्रण हैं जिनके अवयवों को हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन ये जो धातुएं हैं वो क्या हैं? मिश्र धातुओं का ही मिश्रण होता है और ये अपने घटकों के गुणों को भी दर्शाते हैं और ये जो हैं अलग अलग संगठन भी रखते हैं। अब आप आगे देखो, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन से मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक पराय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलेय कहते हैं। किसी विलयन को जो है वो दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जा सकता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा एक या दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्राय क्या होता है? कम मात्रा में होता है और वो विलायक में घुला होता है, इसे क्या बोला जाता है? इसे विलेय कहा जाता है। अब आप एक उदाहरण देखें, जैसे चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है, क्योंकि देखो अब चीनी जो है बच्चों वो एक ठोस पदार्थ होता है, ठीक है, तो जो हमारा जल है वो द्रव पदार्थ है। अब जब हम चीनी को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? चीनी और जल क्या करते हैं? एक विलयन तैयार होता है। इसको जैसे अब उसमें जल में क्या हो गया? हमने चीनी को मिलाया तो चीनी हमारी क्या है? विलेय है और जल हमारा विलायक है। तो ये क्या हुआ? हमारा विलयन का एक तरल घोल जो है वो बन गया। आगे देखो अब आप, आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और अल्कोहल क्या है? हमारा विलयक है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये दो चीज़ें, जब कुछ चीज़ें हमारी ठोस पदार्थ ऐसे हैं जो जल में मिलती हैं तो उसको वो ठोस नहीं बनाती, वो तरल ही रहता है, लेकिन वो उसमें घुलकर उसी के रूप में बन जाती हैं। तो ये उनके आपको उदाहरण दिए गए हैं। अब आप तीसरा देखिए, वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। अब आपने देखा है ना कि जब आप कैंपा की बोतल खोलते हो या सोडा की बोतल जब आप खोलते हो तो उसमें कितने बुलबुले से उठते हैं, तो कहते हैं ना कि ये गैस है। तो अब देखो, ठोस भी कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं, अगर ठोस जल में घुलता है, ठोस को हम जल में रखते हैं तो वो जल का रूप ले लेती है, ठोस पदार्थ। और अब गैस को भी हमने अगर उसमें किया तो वो किस तरह से उन्होंने उसका रूप ले लिया। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल हमारा क्या है? विलायक है। अब एक और उदाहरण है इसमें, वायु गैस में गैस का विलयन है और यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अब आप आगे देखते हैं, ये हमने आपको इसके उदाहरण दे दिए कि गैस कैसे जल में विलायक है और ठोस किस तरह से है। अब आप
इनके गुण देखो विलयन के। विलयन जो है वो क्या है, एक समागी मिश्रण है। विलयन के कण में 1 nm 10 जो है ऊपर देखो आप -9 से भी छोटा होता है, इसीलिए वह आँख से नहीं दिखाया जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन क्या है, स्थायी है। अब आपने विलयन के गुण देख लिए कि एक मिश्रण है समागी, और जो इसके छोटे आकार के कण जो हैं वो क्या हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं और वो इसमें से प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता इसमें। और यह छानने की विधि द्वारा क्या होता है, विलय के कणों को विलयन में से आप अलग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें विलयन को क्या है, शांत छोड़ देना है। पर विलय के कण जो हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, इसीलिए क्या है, विलयन स्थायी है। आगे देखो, विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह अ और समूह ब के पास एक पदार्थ है, एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंग के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या स्त्रिंत घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। अब आपने देखा कि किस तरह से अ और ब के पास एक ही पदार्थ थे और उनकी आभाओं के रंग में क्या है, विलयन होता है। और विलयन जो है वो अलग अलग मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होता है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या स्त्रिंत घोल कहा जाता है। अब आप अगला क्रियाकलाप देखेंगे 2.3। इसमें पहला क्या है, 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल घोलें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड द्वारा मिलाकर अच्छी तरह लें। फिर जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें और फिर उसमें क्या करना है, विलेय पदार्थ को आपने पुनः मिलाना शुरू करना है। क्या किसी दिए ताप पर चीनी, नमक अथवा बोरियम क्लोराइड की जल में घुली गई मात्राएं बराबर हैं, यह आपको देखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि किसी भी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुलता है जितनी कि विलयन की क्षमता होती है। अब आप किसी भी पदार्थ को घोलते जाओगे तो वो क्या है कि जितना उसने घुलना होता है वो घुल जाता है, बाकी वो ऐसे का ऐसे आसान शब्दों में रहता है। तो फिर आप आगे देखो, दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है इसमें, निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। अब आपने क्या करना है, यह एक और आपने क्रियाकलाप करना है
उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता जो है वो क्या होती है, भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 के बारे में ही आपको बताएंगे। पहला है द्रव्यमान जो द्रव्यमान हैश आप देख रहे हैं एक निशान, उसको हैश बोलते हैं। विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर में क्या है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। ये क्या है हमारा विलयन की सांद्रता को हम दर्शाने के लिए इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि क्या आएगा हमारा। दूसरा है द्रव्यमान हैश विलयन के आयतन प्रतिशत। पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था, अब आपने उसका आयतन प्रतिशत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन और गुना 100। और फिर आप तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है हमारा, विलयन के आयतन बटा आयतन का प्रतिशत। अब आपने इसमें क्या निकालना है, विलयन के आयतन और आयतन प्रतिशत। विलेय का आयतन, विलयन का आयतन 100 दिया गया है। अब आप एक उदाहरण देखो, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करना है। अब आप इसको हल करेंगे। बच्चों आपके यह परीक्षा में भी जो है ये ऐसे सवाल आएंगे, इनको हम इसमें साइंस में भी हम सवाल ही बोलते हैं, जो आपको हल करने पड़ेंगे। अब इन्होंने यहाँ दे दिया ना आपको प्रश्न, इसको आपने हल करना है। आप कैसे हल करेंगे, यह आपको हमने सारे फार्मूला 3 बताए हैं। इन 3 फार्मूलों का इस्तेमाल करके कि कौन से आपको जो है वो निकालना है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है, विलयन के द्रव्यमान को प्रतिशत में, तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है। फिर आयतन प्रतिशत निकालना है तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। फिर उसके बाद आयतन और आयतन प्रतिशत निकालना है तो आपको कौन सा 3 फार्मूले आपको दिए। अब आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया हमने, इसको आपको हल करना है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो इसमें हमने क्या करना है, विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो इसको आप हल करोगे तो हल में आप देखो, विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान क्या है, 40 ग्राम। विलायक जल का द्रव्यमान क्या है, 320 ग्राम। तो अब आप देखो, विलयन का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान, तो 40 ग्राम जमा 220 ग्राम क्या हो गया, 40 को 320 ग्राम में आपने जमा किया तो यह आ गया आपका 360 ग्राम। अब आपने क्या करना है, अब आपने विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में निकालना है। तो आप क्या करेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुना 100। तो विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान हमारा क्या है, 40। और फिर हमने क्या निकाल लिया था, हमने विलयन का द्रव्यमान निकाला था 40 जमा 320, तो हमारा क्या आया, 360। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 40 बटा 360 गुना 100। तो यह क्या आ गया आपका 11.1%। ये इसका आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। आप इस तरह से इसको हल करेंगे। आगे आप देखें, निलंबन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। अब हमने जब ऊपर क्रियाकलाप किए थे तो उसमें हमने क्या देखा था, समूह स्व के द्वारा जो एक विषामी घोल था
वो क्या है, ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है और फिर वो क्या कहलाता है, निलंबन। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। अब कई चीज़ें जो हैं वो जल में घुल जाती हैं, कई नहीं घुलती हैं, तो उनको, जो चीज़ें जल में नहीं घुलती हैं, आप उनको देख सकते हैं। अब अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे, अगले पृष्ठ पर है निलंबन के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, निलंबन समाप्त हो जाता है और विलय में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो अब आपने बच्चों निलंबन के गुण देखे कि यह एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है और इसको, ये जो कण हैं आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और ये निलंबित कण जो है प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, मतलब प्रकाश की किरणें कितनी फैल जाती हैं, रोशनी कर देती हैं और जिससे उनका मार्ग क्या है, दृष्टिगोचर होता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण क्या है, नीचे की ओर बैठ जाते हैं और निलंबन जो है अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो क्या होता है, निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का परिकरण रुक जाता है। आगे आप देखो, कोलॉइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलॉइड या कोलॉइडल विलयन कहा जाता है। कोलॉइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में विलयन विषामी मिश्रण है, जैसे दूध। अब आपने देखा कि किस तरह से जब हमने ऊपर वो किया था तो उसमें द को जो मिश्रण प्राप्त हुआ था वो क्या था, कोलॉइड या कोलॉइडल विलयन कहा था। कोलॉइड के जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसके कारण यह मिश्रण समांगी जो है प्रतीत होता है और फिर लेकिन वास्तव में विलयन विषमांगी मिश्रण है, वो किसका उदाहरण है, दूध का उदाहरण है। अब आप एक सारणी देख रहे हैं, इसके अलावा आप ऊपर पहले पढ़ लेते हैं हम। इसमें क्या है, कोलॉइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम क्या है, इनको आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिससे कि हम क्रियाकलाप 2.2 में देखा कि किस तरह से जो है प्रकाश की किरण का फैलना टिनडल प्रभाव कहा जाता है। टिनडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका क्या बोला गया, इसको टिनडल प्रभाव। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ हम टिनडल प्रभाव देख सकते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक नीचे चित्र में और ए बी, इसमें क्या है, पहले एक टॉर्च है, टॉर्च जल रही है। ए में कितना जो है
कितना हल्का रंग है, बी में क्या है, डार्क कलर है, प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का विलयन टीनल डल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा बी में क्या है, दूध तथा पानी का मिश्रण टीनल डल प्रभाव दर्शाता है। ए में उन्होंने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का विलयन है जो कि प्रभाव को नहीं दर्शा रहा प्रकाश का। बी में दूध और पानी में कितना प्रभाव दिखा रहा है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, वहाँ हम तीन डल प्रभाव को देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब आपने देखा कि यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती हैं, तो जब जैसे बहुत हरा भरा बहुत सारे पेड़ हों जंगल में, तो क्या है कि बिल्कुल भी आपको आकाश ना नज़र आए, तो बहुत छोटे छोटे जब झाड़ियाँ या आप कह लो छोटे छोटे पत्तियों में से धीरे धीरे से प्रकाश आएगा, तो वो उसमें आप क्या देखोगे जब किरणें वहाँ से गुजरती हैं, तो क्या होगा, तो वहाँ पर हमें कौन सा प्रभाव देखने को मिलेगा, टीनल डल। और जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि क्लोराइड कणों के समान व्यवहार करते हैं। अब आप एक सारणी देखो 2.1 कोलाइड्स के सामान्य उदाहरण। पहले क्या है, पहले आप ऊपर कॉलम में देखो परिक्षिप्त प्रवास्था, फिर है परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। पहला है इसमें द्रव, गैस, एरोसोल, कोहरा, बादल, कुहासा, इसका उदाहरण है। फिर आप दूसरा देखेंगे ठोस, गैस, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार। फिर है गैस, द्रव, फोम, शेविंग क्रीम। फिर है द्रव, इमल्शन, दूध, फेस क्रीम। फिर है ठोस, द्रव, सोल, मैग्नीशियम, मिल्क, कीचड़। फिर है गैस, ठोस, फोम, रबर, स्पंज, प्यूमिस। फिर है द्रव, ठोस, जेल, जेली, पनीर, मक्खन। फिर है ठोस, सोल, रंगीन, रतन पत्थर, दूधिया, कांच। ये क्या है, आपने इस सारणी को देखा कि किस तरह से जो है द्रव, ठोस, गैस किस तरह से जो है परिक्षेपण माध्यम करके क्या प्रकार बनाती हैं, और इनके फिर आगे उदाहरण आपने पढ़ा। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। इसमें है आपके एक चित्र दिया गया है, टिंडल प्रभाव। अब ये बहुत हरा भरा जंगल है और जंगल में जब बहुत पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, तो किस तरह से जो है सूर्य की किरणें उनको पार करती हुई किस तरह से जो है रोशनी को फैला रही हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक क्रियाकलाप 2.5 द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया इसका क्या कहते हैं, कोलाइड के गुणधर्म। अब कोलाइड जो है विलयन परिक्षिप्त प्रवास्था और परीक्षण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है, उसे
परिक्षिप्त प्रवास्था, डिसअपियर्ड फेस, मतलब जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं वो हैं ये, उसे कहते हैं। तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्तिक प्रवास्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम, डिसअपियरिंग मीडियम कहते हैं। और कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम, ठोस द्रव या गैस की अवस्था और परिक्षिप्त प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया है। जैसे सारणी 2.1 में आपने कुछ उदाहरण देखे कि किस तरह से ठोस द्रव और गैस को हमने चीज़ों में मिलाया तो वो कौन सी चीज़ों का जो है वो निर्माण हुआ। अब आप इसमें देखेंगे इसके हमारे प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए समागी एवं विषमागी मिश्रणों में विभेद कीजिए। तो अब यह आपका पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। तो पहले समागी मिश्रण के इसका उत्तर लिखें आप। मिश्रण के घटकों की बनावट समान होती है। उदाहरण के लिए जल में नमक और जल में चीनी। दूसरा है विषमागी मिश्रण के घटकों की बनावट समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। दूसरा प्रश्न आप देखिए, विलयन, निलंबन और क्लोराइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो पहले आप विलयन के बारे में लिखेंगे। नंबर 1, विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समागी मिश्रण है। नंबर 2, इसके कण व्यास में छोटे होते हैं। नंबर 3, इन्हें छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नींबू जल, सोडा जल आदि। फिर है हमारा निलंबन एक विषमागी मिश्रण है। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। शांत छोड़ने पर वे कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण के लिए जल में मिट्टी। फिर है कोलाइड एक विषमागी मिश्रण है। इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता। ये प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। और फिर एक और लिखिए आप इसमें, इन्हें अपकेंद्रीयकरण तकनीक द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए धुआं, क्रीम, बादल। अब तीसरा प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 K पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। देखा प्रश्न आ गया ना ऊपर, जब मैंने आपको 3 वो फॉर्मूला बताए थे तो आपको कहा था इनके ऊपर प्रश्न आते हैं। तो अब आप यह प्रश्न हल करें। लिखें आप, किस तरह से लिखेंगे आप इसको आप लिखेंगे, विलेय पदार्थ सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, 36 ग्राम। फिर हमारा विलायक जल का द्रव्यमान है 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान माइनस विलायक का द्रव्यमान। तो 36 ग्राम जमा 100 ग्राम कितना आ गया हमारा, 136 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमने क्या किया, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जमा विलायक का द्रव्यमान। तो 36 ग्राम जमा 100 ग्राम कितना हो गया, 136 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, 36/136 गुना 100। तो यह हमारा क्या निकलेगा, आप इसको जब हल करोगे तो इसका उत्तर आपका आना चाहिए 26.5%। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, 26.5%। तो समझ में आया, यह आपके प्रश्नों के उत्तर थे। अब हम देखेंगे आगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण।
अब आप पढ़ चुके हैं कि प्रायः प्रकृति पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते हैं। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना आसान हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, और जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। वो क्या हैं प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकें? रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ये कितना ही वो आ गया है क्वेश्चन कि किस तरह से आप रंग वाले घटक डाई, और क्या है इसमें रंग कौन से दिए गए आपको, नीला और काला, इसको आपने किस तरह से अलग करना है वो बताना है। अब आप एक क्रियाकलाप करेंगे। 2.4 आधा बीकर जल लें। बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें, जो आपने चित्र 2.5 में देखा। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ बूंद शाही वॉच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को गर्म करना शुरू कर दें। हम शाही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि वॉच ग्लास से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं। जब वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, तब हम उसे क्या करते हैं, गर्म करना बंद कर देते हैं। इसे आप ध्यान से देखें और परीक्षित करें। अब यह चित्र 2.5 आप देख रहे हैं, वाष्पीकरण क्या है, किस तरह से नीचे वो किया गया है जाल, और ऊपर किस तरह से उन्होंने बीकर को रखा है। बीकर आप देख रहे हैं, फिर उसमें जल है, फिर वॉच ग्लास आप देख रहे हैं, और शाही किस तरह से है, और वाष्पीकरण कैसे हो रहा है। तो समझ में आया आपको ये। अब उत्तर देना है आपको। आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ? तो अब आप कैसे इसका उत्तर देंगे? इसका उत्तर आप लिखें, जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर उठता है। आपने छानक पत्र पर क्या प्रभाव देखा है? तो छानक पत्र आपका वॉच ग्लास है। यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। तो यह क्या करता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। फिर आगे आप देखें, क्या आपने वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? तो हाँ, छानक पत्र हमारा जो वॉच ग्लास के टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक जो है रंगों के मिश्रण का अवलोकन है। ठीक है बच्चों, समझ आया इसका उत्तर। अब आप आगे देखें। अब आपने ये प्रश्न एक और इसका उत्तर देना है। आप क्या प्रतिपादित करेंगे कि क्या शाही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण? तो हम यह पाते हैं कि शाही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो समझ में आया आपको ये। आगे आप क्या देखेंगे? अब दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। अब आपको सबको पता है कि दूध में किस तरह से क्रीम होती है। आजकल हम बाज़ार से संपूर्ण फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वसा होती है। आपको पता है ना
कि जब आप बाज़ार में दूध लेने जाते हो तो वहाँ पर आपको 3 तरह का दूध दिखाई देता है। एक फुल क्रीम दूध होता है जो लाल रंग की थैली में होता है, और दूसरा होता है टोन्ड मिल्क जो नीले रंग में होता है। अमूल का ये मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो है वो लाल, नीला और जो डबल टोन दूध होता है। जो फुल क्रीम दूध होता है उसमें बहुत ही मलाई होती है, टोन उससे कम होता है, उसमें कम मलाई होती है। जो एक डबल टोन दूध आता है उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं होती है। और यह दूध आपको पॉली पैक में, टेट्रा पैक में मिलता है। और दूध में जो है भिन्न भिन्न जो है वसा होती है। तो अब आपको किस तरह से इसको करना है, अब आप एक क्रियाकलाप देख रहे हैं। एक परख नली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। जो फुल क्रीम हमारा दूध है वो एक परख नली में हम डालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अब केंद्रीय यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप घर की रसोई में होने वाली मथनी या मिक्सी में भी कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ जाएं और पूछें वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वे दूध से कैसे पनीर बनाते हैं। अब आप देखें कि दूध को मथने पर आप क्या देखोगे, दूध को मथने पर हम देखेंगे कि उसमें से जो है वो मक्खन अलग हो जाता है। तो फिर क्या है, दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे होता है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर नहीं निकल आते हैं। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा अलग किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी जो है मलाई निकालती है, मलाई से मक्खन किस तरह निकालती है, जब वो उसको घुमाती रहती है तो क्या होता है, पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, जो मक्खन है वो किस तरह से नीचे बैठ जाता है। अब एक अनुप्रयोग है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। तो यह आपको प्रयोग करने हैं। अब आप आगे देखें, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को किस तरह से अलग किया जाता है। आइए कीप के प्रयोग से मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल जिसको बोलते हैं, जल से पृथक करने का हम प्रयास करते हैं। अब आप क्रियाकलाप 2.8 देखिए। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब आप यह चित्र देख रहे हैं 2.9, इसमें क्या है, 2 घुलनशील द्रवों का आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जा रहा है। तो अब आप यह चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक मेज पर बीकर रखा है, उसमें नीचे आग जला दी गई है। ये क्या है हमारा, इसके ऊपर आपने क्या रखा है, आसवन फ्लास्क रखा है, क्लैंप इसके साथ लगाया है, उसमें हमने थर्मामीटर लगाया है और उसी के साथ हमने क्या किया है, एक बीकर नीचे रखा है। तो बोलते हैं जल से पृथक करने का हम प्रयास करते हैं। अब आप क्रियाकलाप 2.8 देखिए।
आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लें, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अब आप यह चित्र देख रहे हैं 2.9, इसमें क्या है, 2 घुलनशील द्रवों का आसवन विधि द्वारा पृथक्करण किया जा रहा है। तो अब आप यह चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक मेज पर बीकर रखा है, उसमें नीचे आग जला दी गई है। ये क्या है हमारा, इसके ऊपर आपने क्या रखा है, आसवन फ्लास्क रखा है, क्लैंप इसके साथ लगाया है, उसमें हमने थर्मामीटर लगाया है और उसी के साथ हमने क्या किया है, एक बीकर नीचे रखा है और उसमें जल तथा जो हमारा फ्लास्क रखा हुआ है उसमें हमारा क्या है, जल तथा एसीटोन का उसमें विलयन है। और अब फिर जो थर्मामीटर उसमें डाला गया, उसमें आप एक लाल रंग का छोटा सा निशान देख रहे हो नीचे, उसको किसमें डाला गया और उसके साथ ही आप देख रहे हो कि किस तरह से जल निर्गित हो रहा है। क्लैंप उसमें है, जल संघनक है और शीतल जल का निवेश उसमें है और फिर वो किस तरह से एसीटोन उसमें आ रहा है। तो यह चित्र से आपको अच्छे से समझ आया कि यह किस तरह से इसको है। अब आपने मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करना है और इसको सावधानी पूर्वक क्या है, थर्मामीटर से इसका अवलोकन करना है। एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है। जल आसवन फ्लास्क में जो है वो शेष रहता है। तो अब आपको यह समझ में आ रहा है कि किस तरह से जो है जल को किस तरह से उससे अलग किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि अब इसमें फिर आपको कुछ जो हैं प्रश्न दिए गए हैं कि जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब वह किस तरह से तब आप क्या अवलोकित करते हैं। तो अब आप इसको लिखो कि इसका उत्तर आप लिखेंगे, एसीटोन वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जा सकता है। तो समझ में आया इसका उत्तर। अब दूसरा प्रश्न देखो, कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर होता है। इसका उत्तर लिखेंगे, उस तापमान का क्वथनांक, उस तापमान को हम क्वथनांक कहते हैं। फिर आप तीसरा देखो, एसीटोन का क्वथनांक क्या है। तो एसीटोन का क्वथनांक यहाँ पर आएगा 56 डिग्री सेल्सियस। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं, क्यों। इसका उत्तर आप लिखें, क्योंकि दोनों घटकों के में ताप का अंतर 25 के से कम है। तो दोनों घटकों का अंतर क्या है हमारा, 25 के से कम है। इस विधि को आसवन विधि कहा जाता है। इसका उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, वायु से आप विभिन्न गैसों का पृथक्करण और पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि से
के समान होता है। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि आप चित्र 2.10 में आप देखेंगे। तो यह एक और चित्र आप इसको हमने आपको अभी करके बताया था इसके बारे में सारा। तो अब जो है वायु में से गैस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वायु से आप कैसे गैस को प्राप्त करेंगे। वायु एक समागी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही अलग किया जा सकता है। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। पहला है हमारा वायु से आप नीचे जाएंगे तो क्या है, दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न तथा ठंडा करना। जब आप किसी चीज़ का दाब बढ़ा देते हो तो उसका तापमान कम कर देते हो तो इससे क्या होता है, वायु जो है वो ठंडी हो जाती है। फिर आप देखें आगे द्रव्य वायु। प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। फिर है विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। अब विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण कैसे होता है, आप देख सकते हैं। क्वथनांक, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, 3 गैसों के बारे में बताया गया है। क्वथनांक 0 डिग्री है तो ऑक्सीजन क्या है -183, ऑर्गन -186, नाइट्रोजन -196। और वायु प्रतिशत आयतन में क्या है, ऑक्सीजन है हमारी 20.9, ऑर्गन है 0.9 और नाइट्रोजन है 78.1। तो ये हमारा कौन सा चित्र था, वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए हमारा यह एक प्रवाह चित्र था। अब आप एक और चित्र देख रहे हैं, चित्र 2.2 वायु के घटकों का पृथक्करण। अब वायु के घटकों का पृथक्करण किस तरह से किया गया है, यह आप पूरा चित्र देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से छानक से वायु निवेश किया गया, फिर दबाव में वायु, फिर गर्म वायु, फिर आगे आप देखेंगे किस तरह से वो परख नली घूम रही है, वहाँ पे जल किस तरह से निर्गत बाहर हो रहा है, जमा हुआ जल निवेश हो रहा है और फिर किस तरह से बाहर जा रहा है। फिर शीतल संपीड़ित वायु आप देख रहे हो, फिर वहाँ पे वो पृथक्करण हो रहा है और शुष्क बर्फ़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। फिर एक तरफ आप देख रहे हो द्रव्य वायु, विस्तारक जैक लगाया गया है। फिर आप देख रहे हो नाइट्रोजन निर्गत, ऑर्गन निर्गत, प्रभावी आसवन कॉलम, फिर द्रव्य ऑक्सीजन आप उस गोले में देख रहे हो। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस, जैसे आपने देखा चित्र 2.12 को प्राप्त में, यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को उनसे अलग करना होगा। और द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वायु पर आपको अपना दबाव बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको तापमान को घटाकर उसको ठंडा कर क्या करना पड़ेगा, संपीड़ित किया जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्पंद में धीरे धीरे उसको आप गर्म करेंगे, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार अलग होती जाएंगी, जैसा कि आप चित्र 2.12 में देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको फिर एक प्रश्न किया गया है, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। तो बच्चों आपने किस तरह से इनको व्यवस्थित करना है, यह आप
नीचे आप देख सकते हैं किस तरह से आपको ये दिखाया गया एक और चित्र, जल घर। यह तो आपका जल घर में शुद्ध निर्णायक है। अब आपने वायु में उपस्थित जो है वो बढ़ते हुए क्वथनांक को किस तरह से जो है व्यवस्थित करना है, और जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है। तो बच्चों, जब कौन सा घटक जो है वो पहले आता है उसके बारे में आपने बताना है। फिर आप आगे देखें, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को आप किस तरह से प्राप्त करते हो। तो यह आपका क्रियाकलाप 2.9। एक आपने चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें और जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल लें। अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट से के घोल से आपने वाष्पीकृत करना है। यह आप चित्र देख रहे हो 2.13। जल घर में जल शुद्ध निकाय, तलहट टैंक है, लोडिंग टैंक है, छानक टैंक है, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीन है, और घरों में किस तरह से फिर पानी आता है। पहले हमने जल का भंडार लिया और फिर उसको तलहट टैंक को, ठोस पदार्थों को नीचे उसमें बैठाने के लिए, फिर निलंबित अशुद्धियों को तलहट के लिए, और फिर आप देखो छानक टैंक में क्या है, जल है, बारीक बालू है, कंकड़ है, मोटे कंकड़ है, वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर इसमें हमने एक और टैंक में क्या कर रखा है, बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनकरण किया हुआ है, जिससे क्या है जो बच गए वो हैं वो भी उसमें मर जाएंगे और साफ जल आपके घरों में आएगा। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली में प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो यह आपको समझ में आया क्रिस्टलीकरण क्या होता है। अब आप देखेंगे क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि वह है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में जो है वो कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। तो अब एक अनुप्रयोग क्या है यहाँ पर, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जल घर का एक रेखा चित्र 2.13 में दर्शाया गया है। जल घर से अपने घर में प्राप्त होने वाले पेयजल के विभिन्न चरणों पर आपको अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। अब आप देखें प्रश्न, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल है। तो आप इसका उत्तर लिखें।
पेट्रोल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, ये विधि कौन सी विधि के द्वारा होगा? अपकेंद्रण विधि द्वारा। समुद्र जल से नमक, वाष्पन विधि द्वारा। नमक से कपूर, आसवन विधि द्वारा। अब प्रश्न 3 देखो, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ऐसे ठोस पदार्थों को जो जल में घुलनशील हों को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। अब आगे है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यंक तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जा सकता है। अवस्थाओं का अंतःरूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म क्या हैं? बिल्कुल अलग हैं। इनके गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर होता है। आप बच्चों देख सकते हो कि अब जो आप खाना पकाने वाला तेल होता है या और कोई तेल है, उनमें कितनी स्मेलिंग की पावर आपको अलग अलग दिखाई देती है। तो इन सब के कैसे होते हैं, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और इसके रासायनिक गुण के अलावा आपने देखा होगा इनकी गंध और ज्वलनशीलता। अब जैसे स्मेल आप देखते हो ना कि किस तरह से अलग आती है हर चीज़ की। ज्वलनशीलता की, कोई चीज़ को आपको पकाने के लिए 5 मिनट लगते हैं, किसी चीज़ को पकाने के लिए आपको आधा घंटा लगता है। तो ये हमारी ज्वलनशीलता होती है, इसमें भी अंतर होता है। अब आप आगे देखो, हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। अब जब बच्चों कहीं आग लग जाती है और हवा चलती है तो वो आग कितनी तेज़ी से फैलती है। तो क्या हो गया कि तेल जो है हवा में जलता है। जैसे अब आपने ऑयल जला रखा है, कढ़ाई पर तेल रख देते हो, हवा चला देते हो, तो किस तरह से उसमें जो है एकदम से लपटें उठेंगी। और जब कहीं आग लगी होती है वहाँ पर आप पानी फेंकना शुरू कर देते हो तो क्या होता है, वो जो पानी है उस आग को बुझा देता है। तो इस तरह से क्या है, तेल का यह रासायनिक गुण जल से अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ जो है वो दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? तो बच्चों अब फिर आपके पास जो हैं वो क्या है, प्रश्न उत्तर आए हैं, तो आपको यह करने हैं। आपको यह प्रश्न, पहला प्रश्न आपका क्या है, निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। तो पहला आएगा इसमें पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलाना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प होना, विद्युत तरंग का जल में
प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनना तथा लकड़ी और कागज का जलना। तो अब आपने इसमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन बताने हैं। तो इसका उत्तर है पहला, पेड़ों को काटना, यह भौतिक है। दूसरा है आपका मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, यह भी भौतिक है। अलमारी में जंग लगना, यह रासायनिक है। फिर है आपका जल का उबलकर वाष्प बनना, यह भौतिक है। फिर है आपका विद्युत तरंग का जल से प्रवाहित होना और उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, यह आपका रासायनिक है। जल में साधारण नमक का घुलना, यह आपका भौतिक है। फिर है आपका फलों से सलाद बनना, यह आपका भौतिक है। फिर है लकड़ी और कागज का जलना, यह रासायनिक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों के मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न। तो इसका उत्तर लिखें, किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों से भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल के पदार्थों या मिश्रण से अलग करने के लिए छानना, वाष्पीकरण या आसवन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण इसके हैं, पदार्थ बर्फ है, मिश्रण है दूध और खीर। तो बच्चों आपको समझ में आया ये इन प्रश्नों के उत्तर। अब आप देखेंगे आगे क्या है इसमें। आगे आप देखें, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठक के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जाता है। तो पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों और यौगिक में किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, यह आप देखें। पहला है तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फ्रांस के रसायनिक एंटोनी लॉरेंट लाइवेजियल सन 1743 से सन 1794 ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखो, दो रासायनिक के नाम आए हैं। पहला है रॉबर्ट बॉयल जो 1661 में थे, उन्होंने सबसे पहले क्या शब्द का प्रयोग किया, तत्व। उसके बाद दूसरे आए, पहले थे 1661 में, दूसरे थे एंटोनी लॉरेंट, ये थे सन 1743 से 1794 में। इन्होंने हमें तत्व की क्या परिभाषा दी, इन्होंने तत्व की यह परिभाषा दी है कि तत्व वह पदार्थ है जो मूल रूप से जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातुएं जो हैं वो बच्चों क्या है, गुण धर्मों में सभी को या कुछ को जो हैं प्रदर्शित करती हैं। धातुओं के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कक्षा 8 में। तो क्या होता है कि धातुएं जो हैं वो चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। धातुओं का अपना एक रंग रूप होता है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। आपने देखा है ना कि तारों के अंदर कहते नहीं, ये कॉपर की वायर है, ये इसमें इस वायर का प्रयोग करके जो इस धातु का प्रयोग करके तार जो है वो बनाई गई है। तो जो है आगे देखो, ये आघातवर्ध्य होती है, इनको पीटकर महीन चादरों में भी ढाला जाता है। ये
प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। धातुएं हमारी देखो किस तरह से होती हैं। अब आप देखो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये क्या है, हमारे धातु के उदाहरण है। पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। अधातुओं, अब आपने धातुओं के बारे में जाना, अब आप अधातुओं के बारे में देखो। अधातुएं जो हैं वो निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्धक नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण धर्मों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो आपने देखा धातुओं और अधातुओं का। अब आप एक और चीज़ जानें। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्रकृति हैं जबकि शेष मानव निर्मित है। अब देखो अभी तक हमें जितने तत्वों का ज्ञान हुआ है वो कितने हैं, उनकी संख्या है 100 से भी ज़्यादा। और इसमें जो हमें प्रकृति से मिले हैं वो हैं 92, और जो बाकी के हैं वो मानव ने बनाए हैं। अधिकतर तत्व क्या हैं, ठोस हैं, और 11 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के तापमान पर गैस है, और 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर क्या हो जाते हैं, द्रव्य हैं। फिर आप एक और देखें, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 के से कुछ अधिक तापमान पर क्या करते हैं, द्रव अवस्था ले लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक क्या है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? क्रियाकलाप 2.10 देखेंगे। कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी की मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 लोहे के चूर्ण को सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। समूह 2 लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। अब आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया है, और फिर आपने क्या करना है, दोनों समूहों से जो आपको सामग्री प्राप्त हो रही है उसके रंग और बनावट की तुलना करनी है। उसके बाद जो हमारे पास है प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड को मिलाना है, और फिर मिश्रण अच्छी तरह से मिलाएं और छान लें। फिर प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है। इस क्रियाकलाप को लोहे या सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराना है और इनके अवलोकन को आपको लिखना है। अब आप देख सकते हैं अब आप एक प्रश्न देखें यहाँ पर, क्या दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री दिखने में एक समान दिखती है? तो आप इसका उत्तर लिखें, दोनों समूहों से प्राप्त सामग्री रंगहीन है।
दूसरा है हमारा फिर, किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं। अब आप फिर तीसरा देखें, क्या प्राप्त सामग्री के घटकों को हम अलग कर सकते हैं? इसका उत्तर आप लिखें, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। फिर आप आगे देखें, क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस प्राप्त होती है? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? इसका उत्तर आप लिखें, समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। समूह द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। तो आपको समझ में आया इसका उत्तर। अब हम आगे देखेंगे, समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में हमें नहीं करनी है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुण धर्मों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, समूह 1 की प्रक्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह 2 की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर हैं। अब हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अगले पृष्ठ पर है हमारी सारणी मिश्रण तथा यौगिक। अब आप मिश्रण के बारे में पढ़ें। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। नंबर 2, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। नंबर 3, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है। नंबर 4, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। अब आप यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, तत्व क्रिया करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। नंबर 2, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। नंबर 3, नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। नंबर 4, घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। अब आप देखें, मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री हमारी क्या है? यौगिक है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमें क्या यौगिक पाया, जिसका गुण मिले हुए तत्वों से बिल्कुल ही अलग है। यौगिक का संगठन जो है बच्चों, वो पूरे पदार्थ में समान है। हम उसमें यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर क्या होता है? एक सा होता है, एक समान होता है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब आप यह एक कॉलम देख रहे हो, जिसमें क्या है? पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस, और फिर शुद्ध पदार्थ हैं, और फिर मिश्रण है। शुद्ध पदार्थ में आप तत्व और यौगिक देखें। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन, पारा आदि। अब यौगिक देखिए, नियत संगठक रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रकृति द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इसमें क्या है? जल, मीथेन, चीनी, नमक आदि।
फिर हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण है। तो समागी मिश्रण में समान संगठक होते हैं, उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल आदि। और विषमांगी में असमान संगठन है, उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि। ये आपने देखा। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा है वो आपको यहाँ पर कुछ बताया गया है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, यह हमने इस पाठ में सीखा। दूसरा, मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समागी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान तथा आयतन है। वह पदार्थ जो विलयक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमागी मिश्रण होता है। कोलाइड एक विषमागी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। फिर है शुद्ध पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाता है। अब बच्चों हम इस पाठ का जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे। यह पाठ हमने आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाया और जब इसके पाठ में जो मुख्य बातें थी वो अब आपको हमने अच्छे से बता दी हैं। अब आप इसका प्रश्न अभ्यास करें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? तो पहला है उसमें सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो आप इसका उत्तर लिखें, सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। दूसरा है आपका अमोनिया क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से अलग करने में। तो इसका उत्तर लिखें, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक्करण किया जा सकता है। तीसरा आप देखें, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से अलग करने में। इसका उत्तर है, धातु के छोटे टुकड़े को कार इंजन ऑयल से निस्पंदन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। फिर है हमारा दही से मक्खन निकालने के लिए। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण यंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है आपका जल से तेल निकालने के लिए। जल से तेल निकालने के लिए हम पृथक्करण की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप अगला देखिए, चाय से चाय की पत्तियों को
पृथक करने में। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए भौतिक क्रिया जैसे फटकन विधि से अलग किया जा सकता है। फिर आगे आप देखें, बालू से लोहे की पिनों को अलग करने में। बालू से लोहे की पिनों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आप आगे देखेंगे, भूसे से गेहूं के दाने को अलग करने में। इसका उत्तर लिखें, भूसे से गेहूं के दानों को अलग करने के लिए भौतिक विधि अपकेंद्रण के द्वारा या छन्नी से छानकर या फटकना विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर आप प्रश्न देखें, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी में अलग करने के लिए। इसका उत्तर लिखें, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण या भारण विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आप आखिर में देखेंगे, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। इसका उत्तर है, पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। अब आप प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 है हमारा, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, विलायक, विलेय, घुलना, अघुलनशील, विलयन, घुले तथा अवशेष। नंबर 3 है हमारा प्रश्न, प्रज्ञा के 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा को संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है। निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। यह आप तालिका देख रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस तालिका को आपने देख लिया। इस तालिका में ए का उत्तर आप लिखेंगे, 50 ग्राम जल में 313 केक पर पोटाशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो आप इसका उत्तर लिखें, 50 ग्राम जल में 313 के पर पोटाशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए हमें 31 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अब बी पर आप देखें, प्रज्ञा 353 के पर पोटाशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखिए, प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि पोटाशियम क्लोराइड विलयन को ठंडा करने पर पोटाशियम क्लोराइड नीचे इकट्ठा हो जाता है और कम ताप में विलयन की घुलनशीलता कम होती है। आगे आप देखें, 293 के पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? इसका उत्तर आप लिखें, 293 के पर सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता 36, पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 और अमोनिया क्लोराइड की घुलनशीलता 37 है। इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड लवण की घुलनशीलता सबसे अधिक है। अब आप अगला प्रश्न देखें, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो पहला है इसमें आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे
तो इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें जो अधिक मात्रा डाली जाएगी वह ठोस के रूप में बर्तन की तली में बैठ जाएगी। उदाहरण के लिए जल में किसी निश्चित ताप पर चीनी, नमक अथवा बोरियम क्लोराइड की घोली गई मात्रा। फिर है शुद्ध पदार्थ। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध करता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखते हैं और इसका यौगिक समान रहता है। फिर तीसरा आप देखें क्लोराइड। क्लोराइड किसी वास्तविक विलयन एवं निलंबन के बीच की स्थिति होती है। न तो यह वास्तविक विलयन होता है और न निलंबन, अर्थात न तो इसमें विलय के कण द्रव्य में पूरी तरह घुलते हैं और न इस प्रकार निलंबित रहते हैं कि न हिलाने पर तली में बैठ जाएं। क्लोराइड में ठोस कणों का आकार 10 मीटर से 10 ऊपर है, आप देखिए -6 और -9 और -6 मीटर के बीच होता है। क्लोराइड में द्रव्य माध्यम परिक्षेपण माध्यम कहलाता है और घुले हुए कण परिक्षिप्त प्रवास्था कहलाते हैं। उदाहरण के लिए दूध, रक्त, लिखने वाली स्याही तथा साबुन के झाग। फिर आगे आप देखिए निलंबन। यह किसी ठोस या किसी द्रव में विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन उस समय बनता है जब कोई ठोस किसी द्रव में न घुलकर उसके छोटे छोटे कण द्रव में निलंबित रहते हैं। यदि इस प्रकार के मिश्रण को बिना हिलाए छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे ठोस के कण गुरुत्व बल के कारण बर्तन की तली में बैठ जाएंगे। इसमें विलय कणों का आकार 10-6 मीटर में अधिक होता है तथा यह दिए गए द्रव्य में घुलनशील नहीं होते तथा ठोस के कण द्रव में निलंबित रहते हैं। ठोस कणों के निलंबित होने पर ही निलंबन कहते हैं। उदाहरण मिट्टी मिला पानी निलंबन का ही उदाहरण है। अब आप प्रश्न 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समागी तथा विषमागी मिश्रण में वर्गीकृत करें। थोड़ा जल, लकड़ी, इसका है सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी। सिरका, छनी हुई चाय। तो समागी मिश्रण है इसमें सोडा, जल, बर्फ, मिट्टी। और विषमागी मिश्रण है लकड़ी, वायु, छनी हुई चाय, सिरका। अब आप प्रश्न 6 देखो। आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। शुद्ध जल रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होता है। यह वायु युक्त होता है। यह चमकीला, पारदर्शी होता है। इसमें खनिज लवण नहीं होते। इसमें इंद्रित पदार्थ और नाइट्रोजन नहीं होते। जल आग को बुझाता है। स्थिर ताप पर जल में उपस्थित H और OH आयनों के सांद्रण का गुणनफल स्थिर होता है और यह जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। प्रश्न 7 देखें आप। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इसका उत्तर लिखें आप। ऊपर लिखित वस्तुएं शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती हैं। लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसको बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaOL और पारा, ये हमारी जो हैं शुद्ध श्रेणी पदार्थ हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। अब इसमें आपको विलयन बताने हैं। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा, जल। तो इसका उत्तर है समुद्री जल और सोडा जल। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो ये है आपका नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। इसका उत्तर है आपका दूध, क्योंकि यह क्लोराइड विलयन है। अब आप प्रश्न 10 देखिए, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त। तो पहला है आपका तत्व इनमें से हैं आपके सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। फिर है आपका यौगिक में आप लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। फिर है आपका मिश्रण में क्या आएगा आपका मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त। अब आप प्रश्न 11 देखें। प्रश्न 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो इसका उत्तर है पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। तो बच्चों यह जो है हमारे प्रश्न उत्तर थे जो हमने आपको अच्छे से समझाए। अब इसके साथ आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलेंगे।